भी सर्वर के साथ कनेक्ट किया था, वही वाला काम हमने यहाँ पे किया है। तो अज्यूम करो कि आपके पास एक कंप्यूटर है यहाँ पे, क्रोम इसके ऊपर आप रन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं क्रोम के इंटरनल वर्किंग को हम देख रहे हैं, या अज्यूम कर लो कि हम एनसी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, या हमने पुटी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, उसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक वेब सर्वर से कनेक्ट किया। तो कौन से वेब सर्वर से कनेक्ट किया, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ist.edu.pk, इससे हमने कनेक्ट किया और हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सी पोर्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे, वेब पेज के आईपी एड्रेस को? जी, कोई गेस्ट कर सकता है क्या पोर्ट नंबर होगी? क्या वो चेंज होती है या फिक्स्ड होती है? सर 80 होती है। जी जी, हमेशा पोर्ट 80 होगी आपके पास। तो चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, आपने अगर वेब का नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपने पोर्ट 80 को एज्यूम करना है। तो वेब पेज, वेब प्रोटोकॉल्स, ये सब कुछ पोर्ट 80 भी आपके पास से रन कर रहे होंगे। तो हमने जब उसके साथ कनेक्ट किया हमारे पास, तो हमने क्या किया, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि हम उसके ऊपर कुछ कमेंट्स रन करते हैं। तो एज्यूम करो कि हमने अपनी क्लाइंट से ये वाली कमेंट सेंड की है, गेट लिख के हमने आगे स्लैश बैक स्लैश डाल के हमने ये लिखा है यहाँ पे, और आगे हमने लिखा है HTTP 1.0, फिर नीचे हमने लिखा है होस्ट ist.d.pk, और नीचे हमने लिखा है कि इफ़ मॉडिफाइड सिंस, और नीचे हमने एक डेट टाइम लिख दिया हुआ है कि थर्सडे 18 फेब 2021 1942 वगैरह वगैरह। तो ये हमने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे कि हम किस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या हम वेब पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इनका मेन वेब पेज, या किसी खास चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं? तो किस चीज़ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो आप बता सकते हो देखकर यहाँ पे? सर हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया, आप थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपने क्या बताया? एक दफ़ा आपको दोबारा से बता देता हूँ। सपोज करो कि आप अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने IST के वेब सर्वर से कनेक्ट किया, तो आपने ऑब्वियसली पोर्ट 80 से कनेक्ट किया होगा। अच्छा, जो हमने कनेक्ट किया उसके बाद हमने ये वाली कमांड्स यहाँ से ट्रांसमिट की हैं क्लाइंट की साइड से, हमने ये यहाँ पे लिख के इसको सेंड किया। अच्छा, तो हम इसका यहाँ पे इन चीज़ों का एनालिसिस करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने ये चीज़ें ट्रांसमिट की हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं हम यहाँ से। तो फर्स्ट कमांड हमने ये सेंड की है गेट वाली, उसके बाद हमने होस्ट लिख के सेंड किया, और थर्ड में हमने ये लिखा कि इफ़ मॉडिफाइड सिंस, और आगे हमने एक डेट टाइम लिख दी यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आप बता सकते हो कि हम कौन सी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर लोगों का जो इमेज फाइल है PNG वाली, वो बिल्कुल, हम क्या करें, इस IST के वेब पेज में लोगो बना हुआ होता है कोने पे उसका, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसका पाथ क्या होगा, एक्चुअली इसका पाथ होगा कि ist.edu.pk, आगे आपके पास स्लैश लगा के अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एसेट्स, आगे पे इमेज, और इस फोल्डर के अंदर पड़ी होगी फाइल logo.png। तो हम बेसिकली खाली इस इमेज फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये कमांड रन करोगे अपने पास, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सारा बाइनरी डेटा आ रहा होगा, ये एस की कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो इमेज फाइल आपको ट्रांसमिट बैक कर रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि आप बता सकते हो कौन सा HTTP का वर्जन रन कर रहे हैं यहाँ पे, लेटेस्ट रन कर रहे हैं या पुराने? 1.0 पुराना। जी जी, पुराने वाला कर रहे हैं 1.0। 1.0 का मतलब है कि ये नॉन परसिस्टेंट होगा आपके पास यहाँ पे, यानी कि आपको हर चीज़ बारी बारी दोबारा से कनेक्ट करके डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक ही कनेक्शन में आप सारा कुछ इकट्ठा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपको हर बार हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार आप ये सारा प्रोसेस रिपीट करोगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले वाला वर्जन है 1.0, सबसे बेसिक जो आपके पास होती है HTTP का। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है कि कहीं से आपको देख के लगता है कि क्लाइंट के पास ऑलरेडी ये फाइल पड़ी हुई है अपने कंप्यूटर में, वो खाली इसको रिफ्रेश करना चाह रहा है, ये देख के कहीं से आपको हिंट मिल रहा है यहाँ पे? सर उसकी कुकीज़ में हो सकता है। जी जी, अब जरा देखो आपने लास्ट कमांड क्या लिखी है यहाँ पे, इफ
मॉडिफाइड सेंस। इसका मतलब है कि अगर कि मेरे पास 18 फेब को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास 742 की टाइम के ऊपर, तो अगर इसके बाद आपने चेंज किया इस इमेज को तब मुझे सेंड करो, वरना आप मुझे कुछ सेंड ना करो। तो इसका मतलब है कि उसके कैश के अंदर एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक logo.png। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कंफर्म कह रहे हैं कि क्या मेरी वर्जन पुरानी तो नहीं हो गई, कोई लेटेस्ट वर्जन तो अवेलेबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो फाइल पड़ी है वो थर्सडे 18 फेब 742 टाइम की है, तो अगर ये टाइम के बाद चेंज नहीं हुई फाइल तो मुझे सेंड करो, अगर चेंज हुई तो मुझे सेंड करो, अगर नहीं हुई तो सेंड ना करो। तो हम क्या कह रहे हैं, हम जब यहाँ में कैश को यूज़ करें, सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि आप किसके पास अपडेट आया कि नहीं आया। तो आप इसका मतलब कि आपके पास लोकल एक कॉपी पड़ी हुई है इस फाइल की, तो जब भी आपके पास लिखा हुआ है इफ़ मॉडिफाइड सेंस को डेट टाइम दिया होगा तो आपके कैश मेमोरी के अंदर एक फाइल की कॉपी पड़ी हुई है। तो हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पास अगर नई कॉपी आई तो सेंड कर दो, नहीं तो कुछ सेंड ना करो। तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत जल्दी इस केस में रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ आपने चेंज नहीं किया होता तो आपको वो कहेगा आप वही कॉपी यूज़ कर लो, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी ये क्लियर हो गया सबको? यस। सही हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक हमने कुछ कमांड्स भेजी, उसके जवाब में हमारे पास सर्वर से ये चीज़ें आई हैं, एक वेब सर्वर है हमारे पास, उससे हमारे पास जवाब में ये डेटा हमारे पास आया है। अब जरा हम इसको इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जब यहाँ पे जाके को एंटर दबा, कुछ कमांड्स लिखनी पहले यहाँ पे, हमें नहीं पता हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जब आपने सेंड किया तो जवाब में ये चीज़ आपके पास आई है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि HTTP का रिस्पॉन्स आया सर्वर से। और नॉर्मली नीचे क्या, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नॉर्मली हमारे पास सारा कोड आ रहा होता है आपके पास वेब पेज का, अगर कोई मसला ना हो तो। अगर कोई मसला हो तो फिर आपके पास वेब पेज का कोड नहीं आएगा, लेकिन इन केस सब कुछ ठीक हो तो नीचे आपके पास वेब पेज का कोड भी आ रहा होता है। अच्छा सर, इसको देखते हुए हम देखते हैं कि क्या जो रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है क्या वो HTTP 1.0 या 1.1 है, परसिस्टेंट होगा या नॉन परसिस्टेंट होगा? नॉन परसिस्टेंट। जी नॉन परसिस्टेंट होगा, वो 1.0 पे रन करी टेक्नोलॉजी यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि 1.1 पे भी आप नॉन परसिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, तो इसको हम जरा बाद में देखते हैं। अच्छा, सेकंड पे आते हैं कि वॉज द सर्वर एबल टू सेंड द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, क्या उसने कोई फाइल वगैरह सेंड की या फेलियर आया आपके पास यहाँ पे? सर नहीं सेंड की। जी नहीं सेंड की, हमारे पास एरर 404 आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत फेमस कोड है हमारे पास। 404 का मतलब है कि ये फाइल आपके पास सर्वर के ऊपर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। तो इसका तो इसलिए इसको हम कहते हैं एरर 404। तो ये डॉक्यूमेंट फिर सेंड नहीं हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद थर्ड पे आते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कितना, ये जो आपके पास सारे जो हेडर आए यहाँ पे, ये सारी जो आपके पास रिस्पॉन्स आई है, और इसके बाद कुछ आपके पास टेम्प्रेरी एरर वाला कोड आ रहा होगा कि नीचे जो आपके पास कोड आया होगा, वो कोड को अगर आप फाइल में प्रिंट करोगे HTML में तो आपके पास ये चीज़ लिखी होगी कि फाइल नॉट फाउंड, तो उसको वो ग्राफिकल फॉर्मेट में भेज रहा होगा। तो क्या हम देख के बता सकते हैं इस हेडर को कि उस चीज़ का साइज़ कितना होगा बाइट्स में, जो नीचे एक वेब पेज आएगा एरर रिस्पॉन्स के साथ, उसका कितना साइज़ होगा यहाँ पे? सर ये कंटेंट लेंथ जो लिखी हुई 375, ये तो नहीं बता रही। जी 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 बिल्कुल, यही आपके पास यहाँ पे कंटेंट लेंथ यानी कि 375 बाइट्स का डेटा यहाँ पे आएगा। तो हमने जब भी कुछ चीज़ डाउनलोड करनी होगी तो आप हेडर को रीड करोगे तो आपको पता होगा मैंने आगे इतने बाइट्स रीड करने हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट है सारे का सारा जो मैंने वेब पेज लिखा हुआ है, ये 375 बाइट्स उसने सेंड किए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होगा, एरर ही लिखी होगी, उसको एक्चुअल कंटेंट नहीं होगा, खाली एरर मैसेज ही प्रिंट करेगा वो। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फोर्थ में आते हैं कि क्या ये कनेक्शन परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट। अच्छा, हमें पता है कि अगर HTTP 1.0 यूज़ करें तो मोस्ट प्रॉब्ली नॉन परसिस्टेंट ही है, लेकिन 1.1 यूज़ करते हुए भी नॉन परसिस्टेंट हो सकते हैं। तो इस केस में हम एक चीज़ को सर्च करते हैं, उसको उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इस टैग को हम सर्च करते हैं यहाँ पे। अगर ये लिखा हुआ आ रहा हो यहाँ पे कनेक्शन, आगे लिखा हुआ है क्लोज, इसका मतलब है कि इस रिस्पॉन्स के बाद मैंने क्या किया, सर्वर ने कनेक्शन क्लोज करने लगा वो, मतलब कनेक्शन को वो ओपन नहीं रखेगा, क्लोज कर देगा यहाँ पे। अगर सर्वर कनेक्शन क्लोज कर देगा तो इसका क्या मतलब, परसिस्टेंट होगा या नॉन परसिस्टेंट होगा? नॉन परसिस्टेंट। जी, इस केस में कंफर्म हमें हो गया कि नॉन परसिस्टेंट ही सर्वर है हमारे पास यहाँ पे।
तो बेशक यहाँ पे अगर 1.1 भी होता तब भी ये क्लोज कर देगा आपका, तो ये सर्वर नॉन परसिस्टेंट मोड में ही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर फिफ्थ में आता है कि आपके पास जो फाइल वो सेंड करेगा सर्वर, उसकी टाइप क्या है यहाँ पे, मतलब क्या वो PDF फाइल है या किस तरह की फाइल है, या कोई वर्ड की फाइल है, तो वो किस तरह की फाइल वो आपको सेंड कर रहा होगा नीचे वेब पेज के फॉर्मेट में। क्या वो हमें यहाँ से कोई हिंट मिल रहा है इसको देखकर? सर ये कंटेंट टाइप में इमेज का बताया हुआ है। जी जी, ये कह रहे हैं कि या तो इमेज फाइल होगी या HTML फाइल होगी। तो अब हमें पता है कि लिखा हुआ आ रहा है फाइल नॉट फाउंड 404 ऊपर लिखा हुआ नॉट फाउंड, तो इसका मतलब कि इमेज तो नहीं आएगा आपके पास, एक HTML फाइल वो सेंड करेगा जिसके अंदर ये मैसेज ही प्रिंट होगा कि नॉट फाउंड। जो हमारे पास एक एरर का वेब पेज लोड होता है क्रोम के ऊपर, खाली वो वेब पेज आपको सेंड करेगा बाय डिफॉल्ट। तो जो भी फाइल उस पर एग्जिस्ट नहीं करती इसके लिए वो वेब पेज सेंड कर देगा। तो हमें पता है कि एक HTML फाइल आपके पास यहाँ पे आएगी। इमेज हो सकती थी लेकिन हमने उसको रूल आउट कर दिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है नॉट फाउंड, तो वो अब जो चीज़ होगी वो इमेज नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट में आते हैं कि सर्वर का यहाँ पे नाम क्या हो सकता है और उसकी वर्जन क्या होगी। क्या हमें ये चीज़ कहीं से मिलती देख के? यस सर, वो Apache 2.2.3 समथिंग लिखा हुआ। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हमारा सर्वर का यहाँ पे नाम है, तो ये इसका इंजन है, कोड इंजन इस पर रन कर रहे हैं, और ये इसका ये वाला वर्जन यहाँ पे यूज़ करते हुए हम ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इनके हेडर्स को और यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, तो इससे कई दफ़ा हमारे पास बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो वेब पेज को हैंडल करने में काफ़ी वो हेल्प करता है हमें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। ये भी हमारे पास कैश सर मेमोरी तो के ऊपर। वो जो HTTP 1.0 था या 1.1 यूज हो रहा है? जी जी, यहाँ तो 1.0 यूज़ हो रहा है, ठीक है सर। जो ऊपर लिखा हुआ है 1.0। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगेन आपके पास एक वेब सर्वर, एक वेब ब्राउज़र आपके पास, लेकिन हम कह रहे हैं कि ब्राउज़र के पास एक कैश मेमोरी भी है। यानी कि हम अज्यूम कह रहे हैं कि आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो उसने एक टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने पास। तो क्या करता है कि पहले वो इसमें भी सर्च करता है, और जो चीज़ डाउनलोड करता है वो इसके अंदर पहले डाउनलोड करता है। तो ये एक टेम्परेरी फोल्डर वो यूज़ करता है आपका ये ब्राउज़र यहाँ पे। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि जिस वेबसाइट से आप कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ आपका जो RTT डिले है, यानी कि राउंड ट्रिप टाइम जो होगा आपका, वो 30 मिली सेकेंड्स के पास है। यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर सेंड करते हो यहाँ से सेंड करते हो कोई चीज़, तो उसका जवाब आपको, यानी कि टोटल जो राउंड ट्रिप होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिली सेकेंड्स में हुआ करेगा। हम कह रहे हैं कि एक एवरेज RTT डिले इसका इतना है। फिर कह रहे हैं कि अगर इसके ये तो एवरेज टाइम है उनका, फिर कह रहे हैं कि वो फाइल अगर सेंड करनी होगी, यानी कोई एक पैकेट सेंड करना है उसने रिस्पॉन्स में, तो उस पैकेट को सेंड करने का जो ट्रांसमिशन टाइम होगा वो 0.25 मिली सेकेंड्स है। तो हम एज्यूम करें कि बहुत छोटी सी वो चीज़ें सेंड कर रहा है सर्वर, को बड़ी चीज़ सेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम 0.25 मिली सेकेंड्स हमने फिक्स किया हुआ यहाँ पे। वरना वो क्या होता है, वो फाइल के साइज़ के हिसाब से वेरी कर रहा होता है। तो हम एज्यूम करें हर दफ़ा वो एक सिंगल पैकेट भेज रहा है, तो उसका एक सिंगल पैकेट का साइज़ फिक्स होता है, तो उसका टाइम भी फिक्स्ड होगा। वरना ये टाइम एक्चुअली वेरी करना चाहिए फाइल के साइज़ के हिसाब से। और फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोपोगेशन टाइम है यहाँ पे वो नेग्लिजिबल है, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है यहाँ पे। तो वो कहते हैं उसको तकरीबन ज़ीरो, और कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि जो वेब पेज हमने लोड करना है उसके अंदर 59 इमेजेस हैं आपके पास यहाँ पे। 59 इमेजेस हैं हमारे पास, और एक दफ़ा आपके पास वेब पेज आपने मेन पेज पे लोड करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे क्लाइंट ने 60 टाइम रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये नॉन परसिस्टेंट मोड में चल रहा है, तो 60 टाइम वो रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो रिक्वेस्ट भेजा करेगा तो साथ वो ये वाला हेडर यूज़ करेगा कि इफ़ मॉडिफाइड सेंस। ये कौन सी वाला पार्ट है आपके पास, ये वो गेट कमांड के नीचे जो लिखा होता है यहाँ पे इफ़ मॉडिफाइड सेंस, तो आपका ब्राउज़र ये लिख के भेज रहा होगा साथ। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि अगर ये चीज़ अगर अपडेट हो गई तब मुझे सेंड करें, वरना मुझे कॉपी सेंड ना करें। आगे हम एज्यूम करते हैं कि 30% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हैं, 30% ऑफ द इमेजेस और ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हुई, 30% वैसे की वैसी रिटेन करी हैं, और 70% जो है वो एक्चुअली चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें खाली 70% ऑफ द इमेजेस दोबारा से डाउनलोड करने की ज़रूरत है, और जो बाकी 30% जो है वो पुरानी की कॉपीज़ भी ठीक हैं, वो भी अप टू डेट है अभी तक। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस वेब पेज को लोड करने का टोटल टाइम कंप्यूट करना है हमने, कि आपके पास टोटल वेब पेज जब लोड हो जाएगा तो उसका टाइम कैसे हम निकालें।
जी, अब आप कुछ आइडियाज दे सकते हैं कैसे हम कंप्यूट करें टोटल टाइम इसका? सर 70% ऑफ द 59 इमेजेस पहले कैलकुलेट करें। जी जी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम एल्गोरिथम बनाना चाहें तो इसका मतलब कि हमारे पास दो तरह के केसेस हैं। अगर हम स्टेप्स फॉलो करें, हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हर दफ़ा के हर इमेज के लिए हम एक रिक्वेस्ट भेजा करेंगे और फिर उसका एक जवाब आया करेगा हमारे पास। तो अभी हम डाउनलोड की बात नहीं कर रहे, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इसकी कॉपी चेंज हुई या नहीं हुई। तो हम हर इमेज के लिए फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर कहते हैं कि कॉपी चेंज नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कैश से रीड कर लेंगे। और अगर हम कहते हैं कि नहीं कॉपी चेंज हुई हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें वो चीज़ ट्रांसमिट करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इसका मतलब कि हमारे पास कितने किस्म के डिलेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे पास आरटीटी डिले हर केस में आएगा, क्योंकि आपने हर ऑब्जेक्ट के लिए एक आरटीटी एक दफ़ा तो आपने करने ही करना है, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट के लिए बना के भेज रहे हो। तो आप हर ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह का एक पैकेट बना के भेज रहे हो, उसमें ये चीज़ होगी कि गेट मी दिस ऑब्जेक्ट, नीचे लिखे होगा इफ़ मॉडिफाइड सिंस। तो ये आपने हर एक के लिए वन टाइम आरटीटी तो करने ही करना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो कैश में मिल गया तब फिर आपने आपका फिर ट्रांसमिशन डिले नहीं आएगा, आपने अपने कंप्यूटर से रीड करना है तो उस पर कोई खास टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर वो आपकी कॉपी चेंज हो गई हुई तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ट्रांसमिशन डिले भी इन्वॉल्व होगा, जो कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.25 मिली सेकेंड फिक्सड है हमारे पास। तो हम कह रहे हैं सारे छोटे इमेजेस हैं, कोई भी इमेज वन पैकेट से बड़ा नहीं है, तो आपके पास एक फिक्स्ड 1.25 मिली सेकेंड का डिले आ जाएगा यहाँ पे। जी, तो इस तरह के दो तरह के डिलेज हमारे पास आ रहे हैं। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि टोटल डिले को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें यहाँ पे। सर पहले 30 सेकेंड्स, क्योंकि वो पूरी 59 इमेजेस में होगा, और जी जी, फिर उस ठीक हो गया। 30 मिली को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये RTT वाला पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया सर फिर। ये एक्स्ट्रा एक रिक्वेस्ट किस चीज़ की है? वो अपना वेब पेज लोड करने की भी ना, जो मेन वेब पेज हम लोड करते हैं फर्स्ट टाइम। अब एक पेज के अंदर 59 इमेजेस हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने पेज भी तो लोड करना है अपना। यस सर, ओके। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन टाइम है, इसको हम कैसे कंप्यूट करें यहाँ पे अब। सर 70% सर ऑफ 59। जी जी, यानी कि हमने करना 70%, यानी कि 0.7 इंटू हम यहाँ पे 60 कर देंगे। करना हमें 59 चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम 60 कर रहे हैं, 59 करना चाहिए अप्रॉक्सी हमें वैसे तो। 0.7 इंटू 59, उसके आगे हम किससे मल्टीप्लाई करें फिर। 0.25। जी, 0.25 से। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन का टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके दोनों कंपोनेंट्स हमने कंप्यूट कर लिया कि यहाँ के पास RTT वाला टाइम यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम आ गया। तो इसका मतलब है कि जो कैश मेमोरी होती है बेसिकली वो क्या कर रही है, वो आपका ये वाला टाइम कम से कम कर रही है। इसको मिनिमाइज करना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास सारी कॉपीज पड़ी होंगी तो ये 0.7 का फैक्टर 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास खाली ये वाला टाइम बाकी रह जाएगा। तो उसका मतलब कि कैश में बेशक चीज़ें पड़ी भी हों तो आपके पास डिले फिर भी RTT वाला डिले फिर भी आपके पास आएगा नॉन परसिस्टेंट के केस में, खाली ट्रांसमिशन का डिले नहीं आएगा। तो भाई इसका ज़्यादा फ़ायदा किस केस में होता है, जब बहुत बड़े बड़े इमेजेस हों आपके पास, बहुत बड़े बड़े आपने लोगों को लोड करना हो, तब आपके पास ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास छोटा सा वेब पेज था, क्योंकि RTT के टाइम पे फिर भी आपका लगेगा, इवन कि आपके पास कैश मेमोरी यहाँ पे काम कर रही है। जी, क्लियर हो गया सबको ये। सर ये 0.25 क्यों मल्टीप्लाई हमने किया है? क्योंकि ये अच्छा डिले है ठीक है, उसको सेट ठीक। करने का यहाँ पे। चलें, सर ठीक हो गया हम। जी जी। सर ये RTT का मतलब ये कि नॉन परसिस्टेंट है। नहीं नहीं, यहाँ पे हम एज्यूम करें तभी तो हम 60 रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। अगर परसिस्टेंट होता तो फिर हम क्या करेंगे, हर दफ़ा तो हम, यानी कि फिर तो हमारा एक दफ़ा ही कनेक्शन आपने करना है ना, आप तो पैरेलल में भी डाउनलोड कर सकते हो फिर तो आप, कि एक वक्त में मल्टीपल पाथ चल रहे होंगे आपके पास। तो इसलिए हम एज्यूम करें कि ये नॉन परसिस्टेंट है, तभी हम 60 रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि हर एक के लिए आप अलग अलग रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर ये नाम भी दिया हो तो आप देख के बता सकते हो कि नॉन परसिस्टेंट वाला ही केस है यहाँ पे।
तो जब आपके पास होता है कि यहाँ पे पैरेलल में चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, कि ये इमेज भी डाउनलोड हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 5 5 इमेज इकट्ठे डाउनलोड हो रहे हैं आपके पास सेम टाइम पे, तब परसिस्टेंट होगा। इस सिनेरियो के अंदर तो नजर आ रहा है कि ये नॉन परसिस्टेंट है यहाँ पे। तो आरटीटी वैसे ही जेनेरिक एक टर्म है ना, कि आपने जब सेंड किया तो उसका रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है सर्वर से, वो तो एक फिक्स्ड एक टर्म है। बिहेवियर को हम देख के बता रहे हैं कि परसिस्टेंट है या नहीं है। जी क्लियर हो गया आपको? यस सर। चले हम इस पर एक लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये एक आर्किटेक्चर बना हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे एक सर्वर है और बाकी आपके पास यहाँ पे ढेर सारे क्लाइंट्स पड़े हुए हैं। तो हम कह रहे हैं ये एक मास्टर सर्वर है, बाकी सारे आपके पास क्लाइंट्स हैं। तो ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 सो ऑन। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहाँ आपके पास 8 क्लाइंट्स हैं। तो आखिर में आपके पास क्लाइंट C8 यहाँ पे आ गया। तो 8 क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है यहाँ पे। अच्छा, हमने करना है ये कि इस सर्वर के ऊपर एक 3 गीगाबिट्स की एक फाइल पड़ी हुई है। तो इस सर्वर में एक 3 गीगाबिट्स की एक फाइल पड़ी हुई है, जो कि अब हर क्लाइंट ने डाउनलोड करनी है। और हमारे पास जो बेसिक मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है यहाँ पे। और हमारे सर्वर की जो अपलोड स्पीड है वो 82 Mbps है। अपलोड का मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर से बाहर जो भेजते हो उसको हम कहते हैं अपलोड, और जितनी स्पीड में पैकेट्स अंदर आते हैं उसको हम कहते हैं डाउनलोड। तो अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड हमेशा डिफरेंट होती है, कभी भी सेम नहीं होती, किसी भी सिस्टम पे सेम नहीं होगी। तो हमेशा क्या होता है कि आपकी डाउनलोड जो स्पीड होती है वो नॉर्मली आपके पास, नॉर्मल जो हम कंज्यूमर्स जो होते हैं यहाँ पे घरों पे जो हमारे कनेक्शन होते हैं, वहाँ पर डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होती है और अपलोड की कम होती है। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स में क्या होता है कि अपलोड स्पीड ज़्यादा होती है और डाउनलोड स्पीड कम होती है। तो ये जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सेटिंग करते हैं इसकी, जो डाउनलोड ज़्यादा करनी होती है हमने डाउनलोड स्पीड बढ़ा देते हैं, और अपलोड की वो बैंडविड्थ खुद से कम कर देते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स आती हैं हर चीज़ के लिए। तो हम कह रहे हैं कि जो 8 क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, उन सब की जो इंडिविजुअल यहाँ पे अपलोड की स्पीड है वो यहाँ पे नीचे दी है 29, 29, 24, 25, 10, 10, 27, 30। और फिर इन्हीं 8 क्लाइंट्स की जो डाउनलोड स्पीड्स हैं सबकी इंडिविजुअली यहाँ पे, वो हमें नीचे यहाँ पे दी हुई है 20, 33, 31, 37, 35, 22, 15, 26। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है कि कम से कम इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है। कितना टाइम क्या करने के लिए कि फाइल अगर हर क्लाइंट ने डाउनलोड करनी हो अपने पास, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। इस सर्वर से अगर हर एक ने फाइल डाउनलोड करनी है तो कितना टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वो टाइम हमने यहाँ पे कंप्यूट करना है। जी, अब आप लोग क्या कहते हो कि हम कैसे फाइंड करेंगे टाइम? तो ओवरऑल हो क्या रहा होगा, सर्वर है, पहले C1 इससे कनेक्ट करेगा और फिर यहाँ पे डेटा एक्सचेंज होगा यहाँ पे। उसके बाद C2 इससे कनेक्ट करेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद यहाँ पे डेटा एक्सचेंज होगा। तो ये सारे के सारे काम बारी बारी करेंगे यहाँ पे। फिर C8 यहाँ पे कनेक्ट करेगा आखिर में जाके, और फिर उसके बाद ये डेटा एक्सचेंज कर रहे होंगे। जी, तो अब हम ये कैसे टैकल करें इस प्रॉब्लम को? सर वन क्लाइंट एट अ टाइम वो एंटरटेन कर सकता है। जी, एक वक्त में एक ही क्लाइंट को एंटरटेन कर सकते हैं, बारी बारी सबको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही हो गया। और हर दफ़ा क्या करना पड़ेगा, हर दफ़ा एक्चुअली डाउनलोड हो रही होगी या अपलोड हो रही होगी सर्वर साइड से? अपलोड। अपलोड। जी, सर्वर हमेशा अपलोड कर रहा होगा, तो सर्वर को अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 3000 डिवाइड बाय 82 करेंगे तो हमारे पास सर्वर का अपलोड टाइम आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अगर सर्वर का अपलोड टाइम आ गया, लेकिन अगर डाउनलोड टाइम कम है आपका, सपोज करो आप क्लाइंट 1 को भेज रहे हो फाइल, तो क्लाइंट 1 का टाइम कैसे हम कंप्यूट करेंगे, अब उसका डाउनलोड टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे? 3000 डिवाइडेड बाई 20। जी जी, 3000 डिवाइड बाई 20 कर दोगे यहाँ पे। अच्छा, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को देखें या लार्जेस्ट नंबर को देखें? स्मॉलेस्ट। ये अगर डिलेज लार्जेस्ट। की बात करते हैं, सॉरी, जी जो हम लार्जेस्ट। जी जी, क्योंकि जो लार्जेस्ट डिले होगा वही ओवरऑल डिले होगा यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिले कहाँ से आएगा, सर्वर साइड पे आएगा, क्लाइंट साइड पे आएगा? क्लाइंट से। सर पर हम ओवरऑल डिले क्यों निकाल रहे हैं? जी जी, हम ओवरऑल कंप्यूट करें कि क्लाइंट सर्वर अगर मॉडल को हम यूज़ करते हैं तो ओवरऑल कितनी देर लगेगी सबको डाउनलोड करने में। यानी कि हम इस पूरे मॉडल की यहाँ पे निकाल रहे हैं कि अगर एक फाइल किसी ने शेयर करनी हो तो सर्वर को हर एक को बारी बारी भेजना पड़ेगा। सर ये नहीं होगा कि सर्वर सेंड कर दे और बाद में क्लाइंट चाहे डाउनलोड करता रहे, सर्वर दूसरे को सेंड करे तब तक? नहीं, सर्वर की बैंडविड्थ तो सारी क्लाइंट वन यूज़ कर रहा होगा ना फिर, क्योंकि सर्वर तो सर एक में एक ओवरऑल entertain डिले करता है। सही ओवरऑल सर। डिले तो सबका सम नहीं होगा, मतलब 1 को कितना टाइम लगा है, फिर 2 को कितना टाइम लगा है, और इस तरह करता है 8 का सम होना चाहिए ओवरऑल डिले। जी जी, हम कह रहे हैं कि मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड है। मिनिमम टाइम के मतलब है कि अगर ये सब पैरेलल में भी डाउनलोड कर लें, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि अगर सर्वर के साथ क्लाइंट वन क्लाइंट टू दोनों अगर इकट्ठे भी शुरू कर दें, कि आपने सर्वर की ऐप को 2 दफ़ा रन कर लिया वहाँ पे, तब तो आपके पैरेलल में आ जाएगा काफ़ी पार्ट। जी तो तब उस केस में क्या हो जाएगा फिर, यानी कि आपके पास अगर पैरेलल में आ गया फिर तो हम किसी और चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। पैरेलल में आ गए फिर तो मैक्सिमम डिले देखेंगे ना, कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बस वो हमारा डिले होगा। जी जी, तो अगर तो उसका मतलब कि पैरेलल में अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर तो हम खाली एक चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि इसमें से क्लाइंट के अंदर जो आपके पास यहाँ पे जो मैक्सिमम डिले आ रहा है वो किस केस में आएगा आपके पास, जब इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि अगर 15 होगी तो 15 वाले केस में जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास मैक्सिमम डिले आएगा, अगर हम ये करते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल अप्रोच एज्यूम कर लें, हम कहते हैं नहीं हमारा सर्वर इतना अच्छा नहीं है कि पैरेलल में कर सके, तो फर्स्ट केस तो हमारे पास था कि पैरेलल वाला केस, उसमें जो टाइम आ गया हमारे पास वो हमें मिल गया 3000 डिवाइड बाई 15। अगर हम कहते हैं नहीं, अगर सीक्वेंशियल वाला सर्वर इस तरह हमने बनाए वो सीक्वेंस में काम करते हैं कि एक वक्त में एक यूज़र से एंटरटेन करेगा, वो ख़त्म करेगा, फिर सेकंड की बारी आएगी। अगर सीक्वेंशियल करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सर ऐड कर देंगे। जी हमें सबको ऐड अप करना पड़ेगा। तो हमने सर्वर साइड पर अगर सबको ऐड करें फर्स्ट हम ये कि हम सर्वर ने कितनी दफ़ा यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो क्या हो जाएगा, इसी को हम कर लेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ओवरऑल हमने कंप्यूट करना है, ओवरऑल अपलोड टाइम अगर कंप्यूट करना है हमने यहाँ पे, तो क्या मैं इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं ऊपर वाले नंबर को? यस सर। यस सर। सर थोड़ा जी जी, तो एरर नहीं इस आएगा? जी थोड़ी बहुत तो है, हम अप्रॉक्सीमेटली करें बिल्कुल। तो हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली वही है कि इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये टोटल अपलोड का टाइम आ जाएगा सर्वर का। ठीक है, और अगर टोटल डाउनलोड टाइम निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3000 डिवाइड पे हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे DI कर रहे होंगे, और फिर इन सबका हम क्या कर लेंगे यहाँ पे समेशन कर लेंगे। जी ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पे। यानी कि आप सबके डाउनलोड को बारी बारी यहाँ पे ले रहे हो और इन सब का समेशन करते हुए जा रहे हो, टोटल आपके पास यहाँ पे टोटल डाउनलोड टाइम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या इस केस में हमें सम करना चाहिए क्लाइंट वाली साइड पे? क्वेश्चन ये है, सर्वर वाली साइड पे तो हमने समेशन कर दिया तो 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लाइंट वाली साइड पे ये काम करना चाहिए था हमें जो हमने यहाँ पे किया है, या ये गलत कर रहे हैं हम? सर वो पैरेलल नहीं चल। जी जी, हर क्लाइंट तो अलग अलग काम कर रहा है, तो हम सम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, कोई एक नंबर चूज करना होगा यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट चूज करूँ या लार्जेस्ट चूज करूँ? सर स्मॉलेस्ट। जी जो स्मॉलेस्ट वाले केस को देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख देना इसका मतलब है। तो अब मेरा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स में से मैं कौन सा नंबर चूज करूँ टोटल अपलोड के जो मैं व्यूअर्स क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ नंबर, कौन सा नंबर चूज करूँ, इन दोनों का मिनिमम कि दोनों का मैक्सिमम? सर रिपीट करें। जी जी, मैंने ये कहा है कि आपके पास सर्वर ने इतना टाइम तो लगाना ही लगाना है कि इसने अलग अलग हर एक को भेजना है, लेकिन क्लाइंट ने तो अलग, क्लाइंट तो पैरेलल में काम कर रहे हैं, इनके क्लाइंट के तो टाइम एड अप नहीं हो रहे।
ठीक है, तो अब तो इसका क्या मतलब कि ओवरऑल मैं इसका मैक्सिमम लूँ या मिनिमम लूँ इन दोनों टाइम्स का यहाँ पे? मैक्सिमम। जी मैक्सिमम ले लेंगे, तो इसका मतलब कि हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3000 इंटू 8 डिवाइड बाई 82। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे, आर्किटेक्चर कैसा है यहाँ पे, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि इसमें रूट कॉज क्या है, इसके अंदर क्लाइंट है या सर्वर है यहाँ पे, यानी कि इसमें बॉटलनेक क्या सर्वर्स है या क्लाइंट है। सर क्लाइंट्स हैं क्योंकि वो डाउनलोडिंग में टाइम लगा। जी जी ठीक हो गया। अगर हम सपोज करो कि अब इसका आर्किटेक्चर अगर चेंज कर दो, हमारे पास क्लाइंट सर्वर, अगर ये पीयर टू पीयर होता, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट कर सकता है, ये इसको भी कनेक्ट कर सकता है। सपोज करें कि ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये आपस में दोनों बात कर सकते हैं। अभी सर्वर क्लाइंट में ये दोनों बात नहीं कर सकते आपस में, लेकिन पीयर टू पीयर में कर सकते हैं। पीयर टू पीयर में ये दोनों भी आपस में कर सकते हैं, पीयर टू पीयर में ये दोनों भी आपस में कर सकते हैं। तो जिस तरह अगर आप लैन में कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से अपने, तो यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं हमारे पास। तो अगर लैन के अंदर आप कनेक्ट करो तो यहाँ आपके पास शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जब लैन में हम फोल्डर शेयर करते हैं तो वो क्या क्लाइंट सर्वर पे चलते हैं या पीयर टू पीयर में चलते हैं? कभी देखा होगा आपने कि नेटवर्क के ऊपर कोई फोल्डर शेयर पड़े होते हैं, जैसे अगर आप जाओ, जैसे आपके पास जिस टाइम वो आईटी के कुछ सर्वर्स पड़े हुए हैं हमारे पास, सपोर्ट सर्वर जो पड़ा हुआ है कि हम सपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर्ड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो ये अगर जब इनसे डाउनलोड करते हैं तो ये क्या ये क्लाइंट सर्वर पे चल रहा है कि पीयर टू पीयर पे चल रहा है? पीयर टू पीयर सर। जी ये पीयर टू पीयर चल रहा है। तो अगर एज्यूम करो कि क्लाइंट सर्वर पे होता तो उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे? सर स्लो हो जाता क्योंकि उसको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ती जी जी एग्जैक्टली, तो स्लो हो सर्वर जाता। से। तो इस केस में पीयर टू पीयर बहुत बेहतर है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अगर आप के पास एक चैटिंग का सॉफ्टवेयर है, एज्यूम करो कि दो लोगों को आप वीडियो चैट करना चाह रहे हो, तो अभी हमारे पास देखो वीडियो चैट काफ़ी स्लो होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियो चैट इतनी स्मूथ चलती नहीं है, हालांकि हमारे पास कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि अगर यूज़र वन ने और यूज़र टू ने आपस में वीडियो चैट करनी है, तो होता क्या है वो एक सर्वर में जाते हैं दोनों के प्रोटोकॉल, सर्वर से हो के यूज़र टू के पास जा रहा होता है। इधर यूज़र टू का डेटा सर्वर के पास जाता है, तो उससे वो हो के यूज़र वन के पास आता है। तो चाहे ये व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक का मैसेंजर हो, चाहे गूगल के आपके पास गूगल मीट वगैरह हो, सब में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो सब के सब एक सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज़र आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या इससे होता क्या है कि ये सब सर्वर्स क्या कर सकते हैं, इनके पास काफ़ी कंट्रोल होता है पूरे कम्युनिकेशन के ऊपर। कि इन्हें पता होगा इस वक्त कितने लोग कनेक्टेड हैं आपस में, हर कोई क्या चीज़ सेंड कर रहा है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यहाँ इनके वो सेंटर में सर्वर आ जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम खुद से सॉफ्टवेयर बना लें, यूज़र वन आपका डायरेक्टली यूज़र टू से कनेक्ट करके वीडियो चैट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर आप देखोगे एग्जिस्ट नहीं करते मार्केट में। जो मेन स्ट्रीम जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो कोई पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पे कोई भी नहीं होगा आपके पास। कोई ना कोई सर्वर के थ्रू आप सेकंड यूजर से चैट करते हो, दोनों के अकाउंट्स बने हुए होंगे सर्वर के ऊपर, दोनों यूज़ करेंगे तब आपस में कनेक्ट होंगे, तो वो सर्वर के थ्रू बात कर रहे होते हैं। तो इसका नुकसान क्या है कि इस तरह की वो आपकी वो फिल्टरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान हमें क्या पे करना पड़ता है कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी हाई क्वालिटी की होती नहीं है, तो काफ़ी स्लो कम्युनिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि जब सर्वर पे लोड पड़ेगा तो हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट होगी, हालांकि लोड सर्वर पे पड़ रहा होगा, हमारा अपने कनेक्शन बिल्कुल ठीक होंगे। तो इसलिए नॉर्मली जितने भी केसेस हमारे पास क्लाइंट सर्वर पे चल तो रहे हैं, लेकिन अगर हमको पीयर टू पीयर पे कर लें तो परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जितने भी मैसेंजर के सॉफ्टवेयर जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं सब के सब क्लाइंट सर्वर पे चल रहे हैं। लेकिन जो बिट टॉरेंट वगैरह जो एक एप्लीकेशन आपके पास, अगर आप बिट टॉरेंट वगैरह यूज़ करते हो तो आपको पता होगा बिट टॉरेंट क्लाइंट सर्वर नहीं है, ये पीयर टू पीयर एक ऐप है।
तो कोई भी लोग BitTorrent यूज़ कर सकते हो, आप इसमें अपनी फाइलें शेयर करवा सकते हैं। तो ये एक 100% पीयर टू पीयर ऐप होगी। बाकी जितने मैसेंजर्स वगैरह हर चीज़ वो क्या है, वो क्लाइंट सर्वर पे चल रहे हैं। इवन आपकी ऑनलाइन गेमिंग क्लाइंट सर्वर पे चल रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस में फिर इसकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क होता है यहाँ पे। तो क्लाइंट सर्वर इतना लोड उठा नहीं सकता जितना पीयर टू पीयर उठा सकता है। जी क्लियर हो गया सब? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पैरेलल कम्युनिकेशन की बात की या सीरीज में सर, जो क्लाइंट जी हमने सर्वर? दोनों केसेस देखे ना यहाँ पे। पहले हमने इसको रिज्यूम किया कि पैरेलल में चल रहा है, उसके बाद हमने कहा कि सीक्वेंस में चल रहा है। एक में हमने कहा कि सर्वर के ऊपर आपने मल्टीपल वो प्रोसेसेस ओपन कर लिए यहाँ पे कि उसकी 4-5 कॉपीज ओपन कर ली, तो सब के सब अलग अलग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेकंड केस में हमने कहा कि आप सीक्वेंस वाइज हर एक को बारी बारी एंटरटेन कर रहे हैं। दोनों की डिफरेंट टाइमिंग्स मिलेंगी आपको। तो सर पैरेलल में तो हम लोग वो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे, और सीरीज में फिर हम लोग सर वो क्लाइंट टाइम को ऐड कर रहे थे, राइट? इस सर्वर के टाइम क्लाइंट में तो स्मॉलेस्ट वो जो आपके पास स्मॉलेस्ट स्पीड है उसके टाइम को देखेंगे खाली, बाकियों को एडअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ओवरऑल मैक्सिमम देखना है ना इनका, कि सर्वर का अपलोड टाइम ज़्यादा लग रहा है कि क्लाइंट्स के डाउनलोड टाइम ज़्यादा लग रहे हैं। ओके सर। चलें इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम भी, तो यहीं पे हम स्टॉप कर लेते हैं। और मीनवाइल आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर लेना उसके साथ, प्रोग्रामिंग के भी और इसके पुटी के भी, तो यहीं से हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। एक्सक्यूज मी सर, 05 जी की जी कर लेंगे? मुझे अभी किसी ने रिमूव कर दिया था, तो आई डोंट नो कि मेरी लगी अटेंडेंस। जी जी आपका लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक में, तो मजीद हम एक्सपेरिमेंट्स इसमें एक्सप्लोर करके देखते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।